हेलो एंड नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। महिला तथा बाल अपराध की सीरीज के अंदर हमारे सिलेबस के अंदर जितना कुछ था लगभग हम सब कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बचे हुए एक या दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हमारी जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है मानव तस्करी निवारण संरक्षण पुनर्वास विधेयक 2018। हाँ, आपने सही सुना, विधेयक। अब तक जितने भी हम चीजें कर रहे थे या जितने भी हमने कानून किए हैं उन सब के अंदर लिखा हुआ था अधिनियम, लेकिन आज वाले में क्या लिखा हुआ है भाई? विधेयक। विधेयक को इंग्लिश में बोला जाता है बिल और अधिनियम को बोला जाता है एक्ट। उम्मीद करता हूं आपको ये तो पता होगा कि विधेयक तथा अधिनियम के अंदर क्या डिफरेंस है। शायद आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बताता हूं। एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। बिल हम उसे कहते हैं, वह प्रारूप, वह डिजाइन, वह खाका जिसको संसद के अंदर या हमारे विधानमंडल के अंदर रखा जाता है, वह क्या कहलाता है भाई? बिल कहलाता है। लेकिन जब वो विधेयक संसद के द्वारा पास कर दिया जाता है तथा राष्ट्रपति जी के द्वारा साइन कर दिया जाता है, तब वही विधेयक हमारे पास क्या बन जाता है भाई? अधिनियम बन जाता है। इसका मतलब क्या है भाई? एक बिल जो है जब उसे पार्लियामेंट के द्वारा परमिशन मिल जाती है तथा राष्ट्रपति के द्वारा साइन हो जाते हैं, तब क्या बनता है? एक्ट बनता है। बिल किसी कानून की शुरुआती प्रक्रिया है तथा एक्ट जो है उस कानून का अंतिम रूप होता है। तो ये जिस मैं एक्ट की बात कर रहा हूं यहाँ पर, वो हमारे लिए एक्ट नहीं है, वो हमारे पास क्या है भाई? बिल है। इसका मतलब उसे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर रखा तो गया, लेकिन उसे मान्यता नहीं मिली, या लोकसभा के अंदर पास नहीं हुआ होगा या राज्यसभा के अंदर पास नहीं हुआ होगा या राष्ट्रपति ने साइन नहीं किए होंगे। हम देखते हैं क्या नहीं हुआ। लेकिन पहली बात हमें ये समझ आती है कि ये हमारे लिए एक विधेयक था, कभी भी कानून नहीं बन पाया, कभी भी एक्ट नहीं बन पाया। क्या है इसकी हिस्ट्री? इसको लोकसभा के अंदर पेश किया गया था। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। तब हमारी मेनका गांधी हमारी मिनिस्टर हुआ करती थी। कौन सा मंत्रालय भाई? महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे कहां पेश किया गया था भाई? लोकसभा के अंदर पेश किया गया था। लोकसभा में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था लोकसभा के अंदर? 18 जुलाई 2018 को। 18 जुलाई 2018 को लोकसभा के अंदर पेश किया गया था तथा लोकसभा के अंदर ये पारित भी हो गया था। लोकसभा ने इसको पास कर दिया था। कब पास कर दिया था लोकसभा ने? 26 जुलाई 2018 को लोकसभा के द्वारा इसे पास कर दिया गया था। ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस बिल के अंदर पूछने के लिए बहुत ज़्यादा आपके पास स्कोप नहीं है। बिल था, यदि कानून बन जाता तो इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता था। कानून ये बना नहीं, केवल बिल है, इसलिए पूछने के लिए दो चार बातें ही हैं। और यदि पिछले एग्जाम को हम देखते हैं तो पिछले एग्जाम के अंदर यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 जो आपके पास 6 पारी के अंदर पेपर हुआ था, उसमें 3 पारियों के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, कहाँ रखा गया था भाई? लोकसभा के अंदर रखा गया था। कब रखा गया था? इतने तारीख को रखा गया था। किसने कब पास किया गया था? इतने तारीख को पास किया गया था। या कौन से मंत्रालय के द्वारा रखा गया था? महिला तथा बाल कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा रखा गया था। लोकसभा में रखा गया, लोकसभा के अंदर ये पास भी हो गया, लेकिन न ही ये राज्यसभा के अंदर रखा जा सका और न ही राज्यसभा के अंदर ये पास हुआ। बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ था सांसदों के द्वारा, राज्यसभा के सांसदों के द्वारा, तो न ही रखा गया न ही पास हुआ। इसलिए ये कभी एक्ट नहीं बन पाया। क्या रह गया भाई? बिल रह गया। वैसे तो हजारों बिल हमारे पास आते हैं, उनकी चर्चा हम नहीं करते हैं। इस बिल का वर्णन आपके सिलेबस के अंदर स्पेशली किया गया है, तो जो हमारे सिलेबस में लिखा गया है उसके बारे में हमें चर्चा कर लेनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके बारे में केवल इतना याद रखना, लोकसभा के द्वारा तो पास हो चुका था, राज्यसभा द्वारा पास नहीं हुआ। और आप ये सब जानते हो अच्छे से, यदि कोई बिल लोकसभा के अंदर रखा जाता है, यदि कोई बिल लोकसभा के अंदर रखा जाता है और लोकसभा के द्वारा पास हो जाता है, बिल कहाँ चला जाता है? राज्यसभा के अंदर चला जाता है और राज्यसभा के पास अभी तक बिल
पास नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने वोटिंग कर दी है, वोटिंग ही नहीं की, राज्यसभा भी ये बोल देता हूँ कि चर्चा ही नहीं हुई उसके ऊपर, चर्चा ही नहीं हुई या वोटिंग नहीं हुई है उस पर अभी तक क्या भाई, वोटिंग नहीं हुई है। और उससे पहले यदि लोकसभा भंग हो जाती है, उससे पहले क्या हो जाती है भाई, लोकसभा भंग हो जाती है, तो वो बिल भी डिलीट हो जाता है। ऐसे नहीं है कि अब दोबारा उस बिल को रख दिया जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यदि बिल लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा के पास चला गया, उसने डिस्कस नहीं की है या उसने वोटिंग नहीं की है और लोकसभा भंग हो गई, तो बिल क्या हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। आपको पता होगा ये बिल 2018 के अंदर रखा गया था, 2019 के अंदर हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, 2019 के चुनावों से पहले लोकसभा भंग कर दी जाती है, बिल वहीं पर क्या हो गया, भाई खत्म हो गया। तो अब इस बिल का अस्तित्व ही नहीं है। अब यदि ये बिल दोबारा लाना है तो नए रूप से दोबारा लाना होगा, जो पुराने वाला बिल है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की ज़्यादा स्कोप नहीं है। फिर भी सिलेबस के अंदर दिया गया है, इसलिए हमें करने में कोई हर्ज नहीं है, हम कर लेते हैं। तो जैसे हमने जितने भी विधेयक किए हैं सभी के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ भी हम इसका उद्देश्य देख लेते हैं भी ये बिल लाया क्यों गया था। उद्देश्य जो नाम के अंदर लिखा होता है वही उद्देश्य होता है। जितने भी प्रकार की तस्करी होती है, चाहे वो किसी के लिए भी की गई तस्करी, चाहे बलात्श्रम करवाने के लिए की गई हो, चाहे बंधुआ मजदूरी करवाने के लिए की गई हो, चाहे वेश्यावृत्ति करवाने के लिए की गई हो, किसी भी काम के लिए अगर तस्करी की गई है तो उन सभी तरह की तस्करी की जांच करना, उनका निवारण करना, उनका संरक्षण करना तथा जो भी पीड़ित है तस्करी के उनका पुनर्वास करना, यही इसका क्या था भाई, उद्देश्य था। तो आप लिख लो इसका उद्देश्य क्या है, सभी प्रकार की तस्करी की जांच करना, उसका निवारण करना, उसका संरक्षण करना तथा पीड़ितों के पुनर्वास की व्यवस्था करना, ये हमारे इस अधिनियम का क्या रखा गया था भाई, उद्देश्य रखा गया था। अब आप कहोगे सर आप बार बार तस्करी वर्ड यूज कर रहे हो, ये तस्करी होता क्या है, ये तस्करी जो है ये क्या चीज है सर। कल मैं आपको जो पढ़ा रहा था, आईपीसी पढ़ा रहा था, उसके अंदर मैंने आपको एक शब्द पढ़ाया था दुर्व्यापार, यदि आपको याद होगा। दुर्व्यापार की सजा के बारे में मैंने आपको बताया था, याद करो धारा 370 आईपीसी की, जिसमें मैंने आपको दुर्व्यापार के बारे में बताया था, दुर्व्यापार के सजा के बारे में बताया था। यदि कोई व्यक्ति अकेले बच्चे का दुर्व्यापार करता है 370 के अंदर, 370 का एक पॉइंट नंबर 4, दो बच्चों का एक साथ करता है या बच्चों का बार बार दुर्व्यापार करता है या किसी लड़की का दुर्व्यापार किया जाता है, इनके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। तो जो आईपीसी के अंदर दुर्व्यापार था ना, सेम वही हमारे लिए क्या है, तस्करी है। दुर्व्यापार की जो परिभाषा बताई थी हूबहू वही परिभाषा क्या लिखी गई है भाई, तस्करी के लिए लिखी गई है। फिर भी हम देख लेते हैं दुर्व्यापार क्या था या तस्करी क्या है। किसी भी व्यक्ति को, पहली बात क्या है, किसी भी व्यक्ति को, व्यक्ति के अंदर सब कुछ आ गया, बच्चा भी आ गया, बच्ची भी आ गया, लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गया, वयस्क भी आ गया, बूढ़ा भी आ गया, सभी कुछ आ गए। किसी भी व्यक्ति को बलपूर्वक उसका शोषण करने के लिए, पहली बात क्या है भाई, किसी भी व्यक्ति को उसका शोषण करने के लिए, शोषण किसी भी तरह का हो सकता है, शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, लैंगिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, किसी भी व्यक्ति को उसका शोषण करने के लिए बलपूर्वक क्या क्या किया जाए। पहली बात उसको अपने पास रखा जाए, पहली बात उसको अपने पास क्या जाए भाई, रखा जाए। दूसरा उसे अपॉइंट किया जाए, उसको रिक्रूट किया जाए, उसको भर्ती किया जाए, किसी काम पर लगाया जाए, मतलब कि नौकरी लगाया जाए उसको किसी काम पर, किसके लिए, ताकि उसका शोषण किया जा सके। तीसरा उसका परिवहन किया जाए, एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाए, उसका परिवहन किया जाए। चौथा उसका ट्रांसफर किया जाए। और पांचवा उसे प्राप्त किया जाए, किसी दूसरे व्यक्ति से खरीदा जाए, कुछ भी किया जाए, किसी भी तरह से उसको रिसीव किया गया है, प्राप्त किया जाए।
तो ये सब क्या कहलाएंगे भाई, उस व्यक्ति की क्या की गई है, तस्करी की गई है। किसी भी व्यक्ति को पहली बात है कि उसका शोषण करने के लिए ऐसा काम किया जाना चाहिए, पहली बात जो मेन कीवर्ड है उसका शोषण करने के लिए किया गया हो। दूसरी बात, उसको क्या किया गया है भाई, बलपूर्वक किया गया है। और क्या किया गया है, उसको जबरदस्ती अपने पास रखा गया है, उसको जबरदस्ती कोई काम करवाने के लिए भर्ती किया गया है, जॉब पर लगाया गया है, कहीं पर उसका एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा गया है, परिवहन किया गया है, उसका ट्रांसफर किया गया है, यहाँ से वहाँ उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तथा लास्ट चीज क्या है, उसको किसी व्यक्ति से आपने प्राप्त कर लिया है, रिसीव किया है, अचीव किया है, बलपूर्वक किया है तथा उसका शोषण करने के लिए किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, तस्करी कहते हैं। यही सेम बात आईपीसी की धारा 370 के अंदर मैंने आपको बताई थी, दुर्व्यापार के नाम से क्या थी भाई, संबोधित की गई थी। तो जो आईपीसी के अंदर दुर्व्यापार बताया गया था ना, सेम वही हमारे लिए क्या है भाई, तस्करी है। न केवल आईपीसी के अंदर बल्कि 2-3 हमारे पास और एक्ट हैं। चलो यहीं पर मैं आप लिख लो, एक नोट लगा के लिख लो, तस्करी से संबंधित प्रचलित कानून। ये तो नया कानून था भाई, इसको बनाने की कोशिश की गई थी लेकिन ये कानून नहीं बन पाया, ये बिल ही रह गया। लेकिन बहुत से हमारे पास ऐसे कानून हैं जिनके अंदर विभिन्न तरीके की तस्करी के बारे में या दुर्व्यापार के बारे में या प्रावधान किए गए हैं। यदि ऐसा कुछ होता है तो उनको सजा का प्रावधान किया गया है। तो तस्करी से संबंधित जो भी प्रचलित कानून हमारे पास हैं, पहला तो हमारे पास सबसे बड़ा कानून तो क्या है भाई, आईपीसी की धारा कौन सी है, धारा 370। धारा आप याद मत रखना चाहिए, केवल इतना याद रख लेना, आईपीसी के अंदर भी कुछ एक सेक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो दुर्व्यापार के बारे में या तस्करी के बारे में बात करते हैं। दूसरा एक मैंने आपको अधिनियम करवाया था, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम। वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं को या बालिकाओं को खरीदना, याद करो हमारे ही सिलेबस का ये अधिनियम है। उसमें भी क्या हो रहा है भाई, खरीद फरोख्त तो हो रही है, जबरदस्ती होता है, शोषण करने के लिए होता है, वहां लैंगिक शोषण किया जा रहा है। तो सेम यही तो बात है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 भी तस्करी के बारे में बात करता है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986 भी किसके बारे में बात करता है भाई, तस्करी के बारे में ही बात करता है। तीसरा एक हमारे पास अधिनियम है, बंधुआ मजदूरी रेगुलेशन अधिनियम 1986 का ये अधिनियम है। वो भी किसके बारे में बात करता है भाई, तस्करी के बारे में बात करता है। बंधुआ मजदूरी रेगुलेशन अधिनियम 1986। और ठीक इसी से मिलता जुलता एक हमारे पास और अधिनियम है जिसका नाम है बाल श्रम रेगुलेशन अधिनियम 1986। बाल श्रम रेगुलेशन अधिनियम 1986। तो ये चार हमारे पास कानून पहले से ही ऐसे हैं जिन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसके बारे में बात की गई है भाई, तस्करी के बारे में बात की गई है या दुर्व्यापार के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देख लिया, इस अधिनियम को लाया क्यों गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तस्करी की परिभाषा क्या होती है, और ऐसे कौन कौन से और हमारे पास कानून हैं जिनके अंदर तस्करी के बारे में जिक्र किया गया है। यदि आप मेरे साथ लिख नहीं पा रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट चुका हूं सामने से। वरना मेरा सजेशन तो आपको हमेशा यही रहता है कि आप मेरे साथ साथ कॉपी और पेन लेके लिखते रहिएगा, ताकि आप एक बार भी यदि आपने रिवीजन कर लिया बाद में तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 10 में से 10 नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो मैं तो यही सजेशन करूंगा, साथ ही साथ आपसे अनुरोध भी करूंगा, यदि आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इस अधिनियम के अंदर मुख्य प्रावधान क्या रखे गए थे। जैसे मैंने बताया कि अधिनियम जो है बिल ही रह गया, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन मुख्य प्रावधान क्या थे यहाँ से एक बार हम पढ़ लेते हैं, 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं ताकि यहाँ से भी क्वेश्चन आया तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हो। हम एक भी वो पॉइंट नहीं छोड़ना चाहते जहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हो सके। तो मुख्य प्रावधान 3 पॉइंट लिखाता हूँ मैं इसके अंदर। पहला, जिला स्तर के ऊपर, राज्य स्तर के ऊपर तथा राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, तीनों ही स्तर के ऊपर जांच करने के लिए तथा जो पीड़ित हैं उनका पुनर्वास करने के लिए एक जांच अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी। की जाने का प्रावधान था भाई। पहला क्या है भाई, जिला स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर तथा तीसरा किस स्तर पर भाई, राष्ट्रीय स्तर पर। तीनों ही स्तरों पर तस्करी की जांच तथा
पुनर्वास हेतु जांच अथॉरिटी की स्थापना का प्रावधान। जांच अथॉरिटी की स्थापना। पहला प्रावधान तो हमारे पास यही था। नंबर 2, दूसरा प्रावधान हमारे पास क्या है? जिला स्तर पर जितने भी जिले होंगे, हर जिले के अंदर एक जिला पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किसके भाई? जिला स्तर पर जिला पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन हमारे पास ये आया था कि मानव तस्करी अधिनियम के तहत जिला स्तर पर कौन से अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान था। तो जिला स्तर पे क्या था भाई? जिला पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने का प्रावधान था। और इसका काम क्या है? इसका काम है जिला प्रशासन जो भी काम कर रहा है उसके कामों का निरीक्षण करना। किसके लिए? यहीं पर लिख लो। इसका काम क्या है भाई? जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करना। अगला काम क्या है? जिस तरह से जिला स्तर पर हमारे पास जिला पुलिस नोडल अधिकारी होगा, ठीक उसी तरह से राज्य स्तर पर हमारे पास राज्य नोडल पुलिस अधिकारी होना चाहिए था। राज्य स्तर पर क्या होगा भाई? राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति। इसका काम क्या है भाई? इसका काम है पूरे राज्य के लेवल पर जो भी जिला पुलिस अधिकारी काम कर रहे हैं उनको क्या करना? मेंटेन करना, उनकी देखरेख करते रहना। और चौथा हमारे पास क्या काम था इसका? जो भी पीड़ित हैं, जिनकी तस्करी कर ली गई है, जिसको बंधक बना लिया गया है, जिसको खरीद लिया गया है, जिसका ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसको भर्ती कर लिया गया है, उनको छुड़ाने के लिए एक पुलिस फोर्स की स्थापना करना। उस पुलिस फोर्स का नाम रखा गया था एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट। तो लिख लो, एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट की स्थापना। एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट, ये हर थाने के अंदर होती है भाई, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर थाने के अंदर पुलिस यूनिट की स्थापना। और इसका काम क्या है भाई? इसका काम था पीड़ितों को छुड़ाना, पीड़ितों को छुड़ाने हेतु। तो ये 4 मुख्य प्रावधान थे इसके अंदर। जिला स्तर पर हमारे पास एक जांच अथॉरिटी बनानी थी, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर। दूसरा, जिला स्तर पर एक अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी, जिसका नाम क्या था? जिला पुलिस नोडल अधिकारी। काम क्या था? जिला प्रशासन के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए। राज्य स्तर के ऊपर राज्य नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जानी थी। काम क्या है भाई? जो जिला स्तर के अधिकारी है उनकी देखरेख करना, उनका निरीक्षण करना, सुपरविजन करना। और चौथा क्या है भाई? हर जिले के अंदर एक क्या बनानी थी? एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट की स्थापना करनी थी। और इसका काम क्या होना था? पीड़ितों को छुड़ाने हेतु ये हमारे लिए काम की थी। अब इस जो एक्ट है इसके बारे में हमें जरूरत क्यों पड़ी? इसके बारे में जरूरत पड़ती है, एक तो हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था मानव तस्करी को लेकर, जहां पर भारत ने मुख्यतः से ये कहा था कि हम ऐसा कानून बनाएंगे। दूसरा, जब हमारे पास 2015-16 के अंदर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, मैं नाम लिख रहा हूं एक, इसके बारे में चर्चा करूंगा जस्ट अभी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये हमारे पास एक संस्था है जो अपराधों का रिकॉर्ड रखती है तथा हर साल अपने डाटा जारी करती है कि इस साल कितने मुकदमे दर्ज हुए, ये सब कुछ बताती है। जब 2015-16 के अंदर एनसीआरबी की रिपोर्ट आती है तो उसके अंदर पाया जाता है कि साल 2015 के अंदर तस्करी के कुल मामले कितने दर्ज हुए? तस्करी के दर्ज मामले साल 2015 के अंदर 8,132 मामले दर्ज हुए थे भाई, 8,132 मामले दर्ज हुए थे। और ये कैसे दर्ज हुए थे? भारतीय दंड संहिता की धारा 370 के तहत दर्ज हुए थे। और 8,132 मामले जो थे ये पिछला साल जो था ना उससे 15% ज़्यादा मामले थे, 15% बढ़ोतरी हुई थी इन मामलों के अंदर।
तथा साथ ही साथ इसी साल हमने कितने लोगों को छुड़ाया था? तस्करी के शिकार पीड़ितों को छुड़ाना, तस्करी के शिकार पीड़ितों को छुड़ाया गया। इतने तो हमारे पास मामले दर्ज हुए थे, 8,132 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन 23,117 लोगों को मुक्त करवाया गया था। 23,117 लोगों को मुक्त करवाया गया था। भाई इतने लोगों को यदि आज के टाइम में भी यदि बंधक बना के रखा जाता है तो हमारे लिए चर्चा का विषय था, हमारे लिए सोचने समझने का विषय था, चिंता का सब्जेक्ट था। इसीलिए हमने क्या किया था भाई, इस एक्ट को लाने की कोशिश की गई थी। लोकसभा के अंदर ये एक्ट पास भी हो गया था, लेकिन राज्यसभा के अंदर ये एक्ट पास नहीं हो पाया और ये हमारे पास बिल का बिल ही रह गया। हाल ही के अंदर 2021 के अंदर फिर से एक मसौदा तैयार किया जा रहा है मानव तस्करी विधेयक के बारे में। वो अभी तक न ही लोकसभा में रखा गया है, न ही राज्यसभा के अंदर रखा गया है, लेकिन ड्राफ्ट उसका तैयार किया जा रहा है महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के द्वारा। हो सकता है आगे आने वाले 1-2 साल के अंदर हमें नया कानून देखने को मिले इस नाम का। लेकिन अभी तक जो हमारे पास बिल था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यदि क्वेश्चन बनने के स्कोप हैं तो केवल इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने सब कुछ आपको लिखा दिए। पहला क्वेश्चन, ये मंत्रालय कौन सा था भाई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। लोकसभा के अंदर पेश किया गया था कब? 18 जुलाई 2018 को। पास हो गया था कब? 26 जुलाई को। राज्यसभा के अंदर नहीं रखा जा सका। 2019 के अंदर लोकसभा भंग हो जाती है और ये बिल भी क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। उद्देश्य क्या है? तस्करी की जांच करना, निवारण करना, संरक्षण करना, पीड़ितों का पुनर्वास करना। परिभाषा क्या है तस्करी की? किसी भी व्यक्ति को शोषण करने के लिए बलपूर्वक यदि उसको अपने पास रखा जाता है, उसको भर्ती किया जाता है, उसका परिवहन किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, उसको प्राप्त किया जाता है, इसे तस्करी कहते हैं। मुख्य प्रावधान क्या है? जिला स्तर के ऊपर, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तस्करी की जांच के लिए अथॉरिटी बनाना। दूसरा क्या है? पुलिस यूनिट की स्थापना करना, जिला पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना। तीसरा क्या है? राज्य स्तर पर राज्य पुलिस नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना। और उसके बाद क्या है? एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट की स्थापना करना। और लास्ट में मैंने बताया एनसीआरबी के जो डाटा है उसके तहत 2016 के अंदर मामले दर्ज हुए थे 8,132, 15% की बढ़ोतरी होती है पिछले साल के बजाय। और तस्करी के लिए पीड़ितों को शिकार जो हो गए थे, कितने लोगों को छुड़ाया गया था? 23,117 लोगों को छुड़ाया गया था। इससे ज़्यादा हमारे पास इस विधेयक में या इस अधिनियम में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है। अब मैंने यहाँ पर एक चर्चा की है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी देख लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो से भी पिछली बार डाटा से 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, हम एक भी ऐसा क्वेश्चन या एक भी ऐसा पॉइंट हम नहीं छोड़ना चाहते हैं जहां से हमारा नंबर कम हो सके या नंबर कट सके। हम हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। जितने भी हमारी 20 वीडियोज आई हैं, यदि आपने ये 20 की 20 वीडियो देख ली, इनके नोट्स बना लिए और आपने क्या कर लिया भाई, इनका 1 या 2 बार रिविजन कर लिया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके फुल बाय फुल मार्क्स आ सकते हैं। अब चर्चा करते हैं थोड़ा सा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है क्या। ये भी मैं मिटो देता हूं, अब हमारे इसका काम खत्म हो चुका है। नया हेडिंग डालो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी इसी नाम से मोस्टली आपको लिखा हुआ मिलता है। सबसे पहले तो एनसीआरबी जो है ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। भारत सरकार का है, पहली बात तो ऑफिस है ये। और दूसरा किसके अधीन करता है, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है भाई? गृह मंत्रालय के अधीन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, एनसीआरबी भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन। पहली बात तो यही लिख लो आप, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन। भारत सरकार के कौन सा मंत्रालय भाई? गृह मंत्रालय के अधीन। दूसरी बात, एनसीआरबी की स्थापना कब की गई थी? यदि हम एनसीआरबी की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई थी 11 मार्च 1986 को। कब भाई? 11 मार्च 1986 को एनसीआरबी की स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय की यदि मैं बात करता हूं तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। एक जगह है जिसका नाम है महिपालपुर। तो नई दिल्ली के अंदर महिपालपुर नाम की जगह है, महिपालपुर
कहाँ पर है भाई? नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। एक एक चीज जो लिखा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके वर्तमान में जो निर्देशक है वो कौन है? वर्तमान निदेशक, वर्तमान में इसके निदेशक है हमारे पास विवेक गोगिया। विवेक गोगिया, विवेक गोगिया को हाल ही में नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2022 को इन्होंने अपना पदभार संभाला है। विवेक गोगिया से पहले रामपाल पंवार इसके निदेशक हुआ करते थे। रामपाल पंवार 31 दिसंबर 2021 को रिटायर हो गए। और अब इनके बाद कौन है भाई? हमारे पास विवेक गोगिया है, ये एक आईपीएस अधिकारी हैं। रामपाल भी हमारे पास आईपीएस अधिकारी हुआ करते थे और रामपाल पंवार जो थे और विवेक गोगिया हैं, ये भी हमारे पास क्या है भाई? आईपीएस अधिकारी हैं। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, अब इसका उद्देश्य क्या है भाई? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के कम से कम 10 से 12 उद्देश्य हमारे पास हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो हमारे काम का है, हमारे काम का केवल एक ही उद्देश्य है कि इंडिया के अंदर जितने भी अपराध होते हैं, इंडिया के अंदर जो अपराध होते हैं उन अपराधों की जो जांच होती है तथा इंडिया में जितने भी मुकदमे चलते हैं, इन तीनों का ब्यौरा अपने पास रखना, यही इसका क्या है? मेन उद्देश्य है, ठीक है। हम केवल मेन उद्देश्य की बात करते हैं। बाकी और भी उद्देश्य है कि जितने भी पुलिस थाने हैं उनको हाईटेक करना, पुलिस की कार्यप्रणाली के अंदर सुधार लाना, अपराधों की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, मामलों का जल्दी से जल्दी न्याय मिले इसके बारे में काम करना, बहुत से मामले इसके उद्देश्य हैं। लेकिन हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट उद्देश्य है वो क्या है? भारत में जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों के बारे में, उन अपराधों की जांच के बारे में तथा भारत में चलने वाले सभी मुकदमों के बारे में डाटा इकट्ठा करना किसका काम है भाई? एनसीआरबी का काम। तो उद्देश्य लिख लो, उद्देश्य या कार्य एक ही बात है। उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है भाई? भारत में होने वाले अपराधों कोमा अपराधों की जांच, अपराधों की जांच कोमा चलने वाले या अभियोजित मुकदमे, अभियोजित होता है जो चल रहे हैं अभी, अभियोजित मुकदमों का ब्यौरा रखना, ब्यौरा मीन्स डाटा। तो एनसीआरबी क्या करता है? हर साल अपनी एक, जो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी, 1986 से लेकर 2016 तक ऐसा होता था कि हर साल अपना ये अपनी वीकली, अपनी ईयरली रिपोर्ट जारी करता था। हर साल अपनी रिपोर्ट दिया करता था और उस रिपोर्ट के अंदर ये बताया करता था कि पिछले साल के अंदर कितने अपराध हुए, कितने मामले सुलझाए गए, कितने मामले हमारे पास आए, कितनी एफआईआर लिखाई गई, कितने में चार्जशीट दाखिल की गई, कितनों को सजा मिली, हर एक बात, यहाँ तक कि कौन सी अपराध के लिए कितने लोग आए हमारे पास, उन सभी का डाटा एनसीआरबी के पास होता था। और ये हर साल हमारे पास क्या करता था? रिपोर्ट जारी करता था, जिससे भारत के अंदर आपराधिक स्थितियों का पता चलता रहता था। लेकिन 2016 के बाद एनसीआरबी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। इसलिए मैंने आपको पता है पिछले एक्ट के अंदर भी जो लिखाया था, मानव तस्करी अधिनियम के अंदर भी जो डाटा लिखाया था, 2015-16 के जो डाटा आए थे उन्हीं के बारे में लिखाया था। 2015-16 के 5-6 डाटा मैं लिखाता हूँ आपको, जो महिला तथा बाल अपराध से संबंधित हैं। आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है, इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं और इन्हीं आंकड़ों से 3 क्वेश्चन पिछले एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। तो हम आंकड़ों की जांच कर लेते हैं छोटा सा, भी कौन कौन से आंकड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग डालो एनसीआरबी के महिला तथा बाल अपराध से संबंधित आंकड़े, महिला तथा बाल अपराध से संबंधित एनसीआरबी के आंकड़े। पहला आंकड़ा है, जितने भी आंकड़े बता रहा हूं वो 2015-16 के आंकड़े हैं भाई, ठीक है ना, बार बार नहीं बोलूंगा। 2015-16 के एनसीआरबी के आंकड़े, आंकड़े कह दो, फैक्ट कह दो, तथ्य कह दो, एक ही बात है। किससे संबंधित भाई? महिला तथा बाल अपराधों से संबंधित। सबसे पहला आंकड़ा हमारे पास है, महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के दर्ज मामले। 2015-16 के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के दर्ज मामले, अर्थात कितने मामले दर्ज हुए 2015-16 के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के लगभग 3 लाख मामले
हर वर्ष हमारे इंडिया के अंदर दर्ज होते हैं। ये कहती है हमारे पास 2015-16 की रिपोर्ट। क्या कहती है कि महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं, उसके हर साल लगभग 3 लाख मामले पूरे भारत के अंदर क्या करवाए जाते हैं भाई, दर्ज करवाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा मामले हैं भाई, 3 लाख मामले यदि केवल महिला हिंसा या घरेलू हिंसा से संबंधित होते हैं तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। दूसरा आंकड़ा हमारे पास है दुष्कर्म की शिकार महिलाएं। 2015-16 की बात हो रही है कि 2015-16 के पीरियड के अंदर, एक ही साल की बात है ये, दुष्कर्म या बलात्कार की शिकार महिलाएं। कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ 2015-16 एक साल के अंदर? भाई आपको लग रहा है 2015-16 का डाटा क्यों दिखा रहा हूं, लेकिन अंतिम जो डाटा है 2015-16 का ही आया है। जो राजस्थान पुलिस का जो मुख्यालय है उसने आपके लिए सिलेबस दिया है, उसके अंदर भी 2015-16 का ही डाटा दिया है। एनसीआरबी की साइट के ऊपर आप देखोगे तो लास्ट रिपोर्ट जो है 2015-16 की ही आई है। तो लेटेस्ट डाटा हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें जो अंतिम डाटा होता है उसे ही याद रखना पड़ता है। 2015-16 हमारे लिए अंतिम डाटा था। तो 2015-16 में दुष्कर्म या बलात्कार की शिकार जो महिलाएं थी वो कितनी थी भाई? 34,000 प्लस है महिलाएं, 34,000 से ज्यादा। यहाँ भी 3 लाख से ज्यादा है भाई, लगभग 3 लाख राउंड फिगर में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो 3 लाख प्लस महिलाएं हमारे पास हर साल घरेलू हिंसा का शिकार होती, आपराधिक मामलों के शिकार होती है। और इसी प्रकार से हर 2015-16 के अंदर 34,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ क्या हुआ था भाई? बलात्कार हुआ था। तीसरा डाटा हमारे पास है भारत में दहेज के कारणों से मृत्यु। दहेज के कारणों से महिलाओं लिख लो, विवाहिता लिख लो, विवाहिता अच्छा शब्द रहेगा यहाँ पर, विवाहिता की मृत्यु। एनसीआरबी कहती है कि औसतन इंडिया के अंदर हर मिनट के अंदर, हर घंटे के अंदर एक महिला की मृत्यु हो जाती है। लिख लो, औसतन हर घंटे एक महिला की मृत्यु किसकी वजह से हो जाती है भाई? दहेज के कारणों से हो जाती है। ये हमारे आधुनिक भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि हम आज भी लालची भेड़िए की तरह दहेज मांगते हैं। लालची भेड़िए कहेंगे भाई, उनको और तक क्या कहेंगे कि दहेज लेने या देने की वजह से हर घंटे एक महिला, एक दिन के अंदर लगभग 24 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। बड़ी ही डरावनी तस्वीरें हमारे पास हैं जो आंकड़े 2015-16 के थे। उसके बाद है घरेलू हिंसा की शिकार विवाहिताएं। घरेलू हिंसा की शिकार विवाहिताएं, घरेलू हिंसा की शिकार विवाहिताएं, ये डाटा तो और भी चौंकाने वाला है। एनसीआरबी अपने डाटा के अंदर कहती है कि लगभग 70% विवाहिताएं, बहुत ज्यादा भाई, लगभग 70% विवाहिताएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है किसी न किसी रूप में। ये हमारे आज़ाद भारत की, आज के मॉडर्न इंडिया जिसको हम कहते हैं, 21वीं सदी के भारत की तस्वीर है कि लगभग 70% महिलाएं किसी न किसी रूप के अंदर क्या है भाई, घरेलू हिंसा की शिकार होती है। घरेलू हिंसा क्या है हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। नंबर 5, जब एनसीआरबी डाटा दे रहा था ना, तो एनसीआरबी ने एक बात कही थी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने कहा था कि हमें बताया जाता है कि महिलाएं अपनों के बीच में सबसे ज़्यादा महफूज होती है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित होती है, लेकिन जो आंकड़े हम प्रदर्शित कर रहे हैं ये आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं का शोषण सबसे ज़्यादा अपनों के बीच में ही होता है। अर्थात आज की नारी इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा असुरक्षित यदि कहीं पर है तो वो अपनों के बीच में है। ये एनसीआरबी ने अपने इस डाटा के अंदर, इस रिपोर्ट के अंदर बताया था, और ये डाटा यदि हम देख रहे हैं तो लग रहा है ऐसा कि वास्तव में ऐसा है। उसके बाद है 2015-16 के अंदर अपहरण की, किडनैपिंग की शिकार महिलाएं। 2015-16 के अंदर कितनी महिलाओं का अपहरण हुआ, किडनैपिंग हुई किसी अलग अलग रीजन की वजह से, ये भी डाटा हमारे लिए चौंकाने वाला डाटा है। 60,000 से ज़्यादा महिलाओं का अपहरण एक साल के अंदर हुआ। 60,000 से भी ज़्यादा महिलाओं का अपहरण हुआ। और लास्ट डाटा हमारे पास है बाल अपराध। 5 डाटा हमारे पास महिलाओं के बारे में थे। 5वां डाटा कहता है 2016 के अंदर, ये डाटा नहीं है अभी, लाइन ही लिख लो सीधी। इन्होंने कहा कि 2016 में बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के अंदर, 2016 में
बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में 2 गुना वृद्धि हो गई है। ये 2015 में जितने अपराध हुए थे 2016 में उसके दुगने अपराध हो गए। ये और भी डरावनी तस्वीर है भाई। तो ये 6 डाटा है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट डाटा है। आप लिखिए, इन्हीं 6 डाटा में से हमारे पास 3 या 4 क्वेश्चन लास्ट ईयर के जो एग्जाम हमारे पास हुए थे उनमें से आए थे। तो एक एक डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं इस बार भी हमारे पास एक आधा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। NCRB के बारे में जो कुछ बनता था ये कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 11 मार्च 1986 को हुई थी। मुख्यालय इसका दिल्ली के अंदर है। कौन से डिपार्टमेंट के अंडर काम करता है? ये होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसका काम क्या है? इसके निदेशक कौन है भाई? विवेक गोगिया इसके निदेशक हैं। हाल ही में बनाए गए हैं। रामपाल पंवार हमारे पास पहले थे जो रिटायर हो चुके हैं। और इसके कुछ एक महत्वपूर्ण डाटा जो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि NCRB में इससे ज़्यादा आपसे कुछ पूछा जा सकता है। जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे, जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थी, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब 1-2 बातें और हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपने देख लेते हैं। क्योंकि आज अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे तो जो 2-3 बातें छोटी छोटी और हमारे सिलेबस के अंदर हैं, इन एक्ट के अलावा या इन अधिनियम के अलावा जो मैंने आपको बताई हैं, उनका भी जिक्र हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक हमारे पास है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। उसके 3 सेक्शन का यहाँ पे जिक्र किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट। आप सभी ये जानते हो कि हमारे जो कोर्ट हैं वो केवल 2 ही बातों पे काम करते हैं। पहली बात, सबूत आपके पास होना चाहिए। दूसरा, गवाह आपके पास होना चाहिए। यदि सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो आप बरी हो जाते हो बड़ी आसानी से। फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा। उन सबूतों को किस तरह से पेश किया जाना है, कौन से सबूत की कितनी वैल्यू होगी, कितनी कीमत होगी, कौन सा सबूत आपका ज़्यादा वेटेज वाला होगा, कौन सा सबूत आपका मान्य होगा, कौन सा सबूत नहीं मान्य होगा, उन सब के बारे में जहाँ पर लिखा हुआ है ना, उस अधिनियम का नाम है, उस कानून का नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबूत के बारे में, डॉक्यूमेंट जो हमें देने हैं, गवाह के बारे में सब कुछ जो हमें कहता है वो कौन कहता है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसके 3 एक्ट ऐसे हैं, 3 इसके सेक्शन ऐसे हैं जिसके बारे में स्पेशल आपके सिलेबस में प्रावधान किया गया है कि ये आपके आ सकते हैं। तो पहला सेक्शन जो है वो है 53A, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 53A। कल की क्लास के अंदर या परसों की क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था, भारत की IPC की एक धारा बताई थी 376, भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 376A, 376AB। कुछ याद है आपको किसके बारे में थी ये धारा? याद है तो बोलिए, बताइए मुझे जल्दी से। 376B, 376C, 376D, 376DA, 376DB, 376E। कुल मिला के ये सारी की सारी धाराएं किससे संबंधित थी भाई? बलात्कार से संबंधित थी। अलग अलग बातें लिखी गई है हर के अंदर, लेकिन है सभी के अंदर किसके बारे में भी? बलात्कार के बारे में ही लिखा गया है। चाहे कैसा भी बलात्कार हो, चाहे 16 साल से कम बच्ची के साथ हो, 12 साल से कम की बच्ची के साथ हो, चाहे 376D के अंदर जैसे लिखा है सामूहिक बलात्कार के बारे में लिखी गई है, 376E बारंबार बलात्कार की बात करता है। तो बलात्कार का यदि आरोप किसी के ऊपर लगाया गया है, मैं बता रहा हूं आपको, इंडियन एविडेंस की धारा 53A क्या कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर बलात्कार के मामले के अंदर आरोप लगाया गया है तथा क्वेश्चन इस बात का उठता है कि
कि जो शारीरिक संबंध स्थापित किए गए थे उन संबंधों के अंदर महिला ने सहमति दी थी या सहमति नहीं दी थी। क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि बलात्कार तभी बनता है जब महिला की सहमति के बिना किया जाए। यदि महिला की सहमति नहीं है, महिला की इच्छा नहीं है, मैंने 375 में बलात्कार की परिभाषा जब आपको बता रहा था तब मैंने आपको बताया था, याद करो कि 5-6 जो सिचुएशंस थी मैंने आपको लिखाई थी। यदि वो सिचुएशंस सेटिस्फाई होती है तभी बलात्कार होता है, वरना बलात्कार नहीं माना जाता, वो शारीरिक संबंध माने जाते हैं। तो इसमें मैंने आपको एक बात लिखाई थी कि यदि महिला की सहमति नहीं होगी शारीरिक संबंध बनाने में तो उसको हम क्या कहेंगे भाई? बलात्कार कहेंगे। यहां पर क्या बात कही जा रही है? यहां पर बात कही जा रही है कि आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने बलात्कार किया है। यह सिद्ध हो जाता है कि शारीरिक संबंध तो बनाए गए थे। क्वेश्चन इस बात का उठता है कि आपकी सहमति थी या आपकी सहमति नहीं थी। और मान लो लड़की ने ऐसा कह दिया कि लड़की ने सहमति नहीं दी थी, तो कोर्ट इस बात को मानेगा कि सहमति नहीं दी थी। कब? तब तक जब तक यदि आप ये प्रूफ नहीं कर देती हो कि लड़की ने सहमति दी थी। मतलब कोर्ट लड़की की बात को मानेगा। यदि लड़की ने कह दिया कि उसने सहमति नहीं दी तो कोर्ट मानेगा कि उसने सहमति नहीं दी। तो लिख लो, क्या लिखना है? यदि किसी के ऊपर आईपीसी की इन धाराओं के तहत अपराध है, इन धाराओं के तहत आरोप लगा है। सॉरी मैं गलत बता गया भाई, जो मैं बता गया वो 114 का बता गया आपको। दोबारा देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। जो मैंने अभी आपको बताया था ना वो 114A के बारे में 114A में लिखा गया है। कई बार बताते टाइम ध्यान नहीं रहता, दिमाग कहीं का कहीं चला जाता है, कुछ और सोच रहा होता है, कुछ और बता दिया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया है वो 114 में लिखा हुआ है। 53A में क्या लिखा हुआ है? 53A में लिखा गया है सेम वही बात कि यदि आपके ऊपर इन धाराओं में से अपराध है, या अकेले इन धाराओं के नहीं और धाराओं भी बता देता हूं भाई। और जो 354 वाली धाराएं लिखी थी हमने, 354, 354A, 354B, 354C, 354D तथा 509, यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर इन सभी धाराओं के तहत अपराध आरोप लगाया गया है तथा क्वेश्चन ये उठता है कि लड़की ने सहमति दी थी या नहीं दी थी। क्वेश्चन क्या है भाई? लड़की ने सहमति दी थी या नहीं दी थी। तो यदि आप ऐसा कहते हो ना कि मैंने लड़की के साथ पहले भी शारीरिक संबंध बनाए हैं इसलिए यह साबित होता है कि लड़की ने सहमति दी थी, या आप ये कहते हो कि लड़की ने पहले से किसी और लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना रखे हैं, इसका चरित्र जो है अच्छा नहीं है, ये कलूटा है, ये वेश्या है, ये बुरे चरित्र की है, इसलिए ये साबित हो जाता है कि इसने सहमति दी होगी। तो ऐसा नहीं होगा। लड़की ने पहले क्या किया हुआ अपनी जिंदगी के अंदर वो उसकी पर्सनल लाइफ है, उसकी पर्सनल लाइफ का आपके द्वारा किए गए अपराध के साथ किसी तरह का मेल नहीं है। आपको तो कोई यदि प्रूफ करना चाहते हो कि उसने सहमति नहीं दी थी तो कोई और बात से प्रूफ कर सकते हो, इस बात से प्रूफ नहीं कर सकते कि लड़की के साथ मेरे से पहले से शारीरिक संबंध बनाए रहा हूं मैं, इसलिए इस बार भी इसने सहमति दे दी होगी, या लड़की पहले से किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, इसलिए आप ये मान लो ये तो बुरे नेचर की, आप मान लो इसने सहमति दी होगी। कोर्ट ऐसा कभी नहीं मानेगा। ये कहां लिखा गया है? 53A के अंदर लिखा गया है। ऐसा लिखो कि यदि आपके ऊपर इन धाराओं के तहत आरोप लगाया गया है तो जो मैंने समझाया है उसको कानूनी की भाषा में कैसे लिखा गया है? तो पूर्व लैंगिक अनुभव, पूर्व लैंगिक अनुभव। पूर्व लैंगिक अनुभव का मतलब यही है कि आप पहले से ही उससे लैंगिक संबंध स्थापित कर चुके हो किसी तरह से, या लड़की किसी और के साथ स्थापित कर चुकी है। तो पूर्व लैंगिक अनुभव सहमति का साक्ष्य देने में सुसंगत नहीं होंगे। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन केवल यही आ सकता है, पूर्व लैंगिक अनुभव सहमति का साक्ष्य में सुसंगत नहीं होते हैं, यह प्रावधान किया गया है। सीधा आएगा, कौन सी धारा के अंदर किया गया है भाई? 53A के अंदर किया गया है। इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया। अगली धारा हमारे पास 114A है जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो लिख देता हूं जल्दी जल्दी। आईपीसी की धारा कौन से भाई? 376, 376A, 376AB, 376B,
376 सी, 376 डी, 376 डी ए, 376 डी बी तथा 376 ई के तहत आरोप हो तथा प्रश्न यह उठे कि लड़की ने सहमति दी थी या नहीं, लड़की ने सहमति दी थी या नहीं, तो यदि लड़की ने यह कह दिया कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि, उपधारणा मतलब मानेगा, न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि लड़की ने सहमति नहीं दी थी। ठीक है ना, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। इस लड़की ने कह दिया कि सहमति नहीं दी थी, तो कोर्ट ने मान लिया सहमति नहीं दी थी, आप रोते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोर्ट लड़की की ही सुनेगा। और ऐसी ही धारा हमारे पास तीसरी धारा है 114B। 114B भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो धारा 114A ये केवल बलात्कार वाले सेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, बात करती है, और 114B जो है वो बात करती है लैंगिक उत्पीड़न वाले जितने भी सेक्शन थे, 354, 354A, 354B, 354C, 354D और 509। इसमें लिखा है कि यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर 354, 354A, 354B, 354C, 354D तथा 509 का आरोप लगाया गया है और प्रश्न ये उठता है कि आपने ये अपराध किया है या नहीं किया, है ना। भी आरोप तो कोई भी लगा सकता है, कोर्ट पूछता है ना कि आपने अपराध किया या नहीं किया, तो फिर साबित करना पड़ता है कि अपराध किया था या नहीं किया था। यदि इनमें से किसी के बारे में आरोप लगाया, 354A, B, C, D तथा 509 के बारे में आरोप लगाया गया है, प्रश्न ये है कि आपने अपराध किया है या नहीं किया। यदि लड़की ने कह दिया ना कि आपने ये अपराध किया है, तो कोर्ट मानेगा कि आपने किया है। अब आप साबित करते रहोगे कि नहीं किया था, ये साबित करने का भार अब आपके ऊपर आ गया, लेकिन कोर्ट तो ये मान के चलेगा कि अपराध किया है। लड़की का केवल इतना कहना ही काफी है कि आपने इनमें से कोई एक अपराध किए है, कोर्ट ये मान लेगा कि आपने अपराध किया है। तो लिख लो, यदि इनमें से किसी का आरोप है के तहत आरोप लगाया गया है, आरोप लगाया गया है तथा लड़की लिख दो या पीड़िता लिख लो, कुछ भी लिख लो, लड़की ने कोर्ट में या न्यायालय में यह कहा है कि आपने मतलब आरोपी ने, ठीक है ना, आरोपी ने अपराध किया है, तो न्यायालय यही मानेगा कि आरोपी ने अपराध किया है। आपने आमखास एक बात सुनी होगी, कोर्ट में या कानून के अंदर महिलाओं की सुनी जाती है, आदमियों की नहीं सुनी जाती। ये बात आपने सुनी होगी। ये बात केवल इसीलिए कही जाती है, जो मैंने यहाँ पर 114A और 114B नाम के जो 2 पॉइंट लिखाई हैं ना, वो इस बात की गारंटी देते हैं कि कोर्ट के अंदर केवल महिलाओं की सुनी जाती है, आदमियों की नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि केवल लड़की का ये कहना ही काफ़ी है कि आपने उसके साथ छेड़छाड़ की है। आपने की है या नहीं की है आप जानते रहो, कोर्ट तो ये मान लेगा कि आपने छेड़छाड़ की थी। अब आप साबित करते रहो कि आपने छेड़छाड़ की थी या नहीं की थी। ठीक इसी तरह से आपके ऊपर बलात्कार का आरोप है, क्वेश्चन था कि आप सहमति थी लड़की की या नहीं थी, चाहे उसने सहमति दी थी कि नहीं दी थी वो बाद की बात है। उसने कोर्ट में कह दिया कि सहमति नहीं दी थी, कोर्ट मान लेगा सहमति नहीं दी थी। अब आप साबित करते रहो कि आप उसने सहमति दी थी या नहीं दी थी, जोर लगा लो, साबित नहीं हो पाएगा। और इसी तरह 53A क्या कहता है? 53A कहता है कि यदि
आपके ऊपर इन धाराओं में से किसी भी धारा के तहत अपराध है और प्रश्न उठता है कि लड़की ने सहमति दी थी या नहीं दी थी, और आप इस बात को कहते हो कि सर देखो इसने मेरे साथ पहले भी शारीरिक संबंध बना रखे थे, इसलिए इस दिन भी जब शारीरिक संबंध बनाएगी, जिसको ये कहती है बलात्कार, तो बलात्कार नहीं था, जिसने शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी। क्यों? क्योंकि इसने पहले भी मुझे सहमति दे रखी है, पहले से मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता आ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले बनाए थे आपने या नहीं बनाए थे, पहले सहमति थी या नहीं सहमति थी। बात यह है कि उसने आज कह दिया सहमति नहीं दी थी, मतलब नहीं दी थी। एक मूवी थी भाई, आपने शायद देखी होगी, पिंक करके एक मूवी है, अमिताभ बच्चन की मूवी है। उस मूवी के अंदर जो भी हीरोइन होती है वो कोर्ट के अंदर कहती है सर कुछ भी हो लेकिन नो का मतलब नो होता है, ये वही नो है। आप देखना यदि आपने देखी हो नहीं देखी हो तो उसके अंदर इन तीनों सेक्शन का भरपूर यूज किया गया है, 376 वाले जो सेक्शन है, और साथ ही साथ इन तीनों सेक्शन का अच्छे से यूज किया गया है। आप यदि मूवी देखोगे तो इन सेक्शन को आप देखना, ध्यान से देखना, आपको समझ आएगा कि कोर्ट में अमिताभ बच्चन क्यों वैसा कह रहे हैं और क्या साबित होना चाह रहा है। तो ये 3 सेक्शन हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद 1 या 2 हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बचते हैं जिनका जिक्र भी आपके सिलेबस में किया गया है, उन निर्णयों की हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हमारा सिलेबस जो है समाप्त हो जाएगा, हमें कुछ भी और नहीं करना है। अब आप हेडिंग डाल लो, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय किसके बारे में? महिला तथा बाल अपराध के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, महिला तथा बाल अपराध के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अंदर एक तो याद करो जो मैं आपको बता रहा था ना, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, मैंने आपको बताया था, उस एक्ट में मैंने आपको बताया था, एक विशाखा गाइडलाइन के बारे में जिक्र किया था। विशाखा गाइडलाइन, भंवरी देवी एक महिला थी, भंवरी देवी के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार के बाद मैंने उसकी पूरी स्टोरी बताई थी भंवरी देवी के बलात्कार की। उसको जब कोर्ट के द्वारा न्याय नहीं मिलता है तो विशाखा नाम का एनजीओ क्या करता है भाई, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अपील करता है, जिसके तहत राजस्थान हाई कोर्ट एक गाइडलाइन जारी करता है जिसका नाम था विशाखा गाइडलाइन। तो पहला आपको किस निर्णय याद रखना है? विशाखा गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन, इनके नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, आपसे सीधा पूछा जाएगा कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट का निर्णय कौन सा था? तो विशाखा गाइडलाइन है, जो किसने जारी की थी भाई? पहली बात तो हाई कोर्ट ने जारी की है, और कौन सी हाई कोर्ट ने? राजस्थान हाई कोर्ट ने जारी की थी, 1990 के आसपास की बात है। उसके बाद तो कानून बन चुका है। और आप इतना याद रख लो किससे संबंधित थी, ये किससे संबंधित थी भाई? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, इससे संबंधित थी विशाखा गाइडलाइन। और यहाँ से क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम के अंदर आया भी हुआ है भाई विशाखा गाइडलाइन, इस बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा हमारे पास केस है भारत संघ वर्सेज इंडिपेंडेंट थॉट, यूनियन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है, भारत संघ भी कहा जा सकता है। भारत संघ बनाम इंडिपेंडेंट थॉट, इंडिपेंडेंट थॉट नाम का एक एनजीओ है भाई। विशाखा भी एक एनजीओ था, ये दिल्ली का एक एनजीओ था। इंडिपेंडेंट थॉट भी हमारे दिल्ली में एक एनजीओ है। ये हमारे पास एक मामला था, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, पहली बात तो ये। और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के अंदर जो डिसीजन दिया था, अपना निर्णय दिया था, वो दिया था 11 अक्टूबर 2017 को। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया? मैंने आपको जब मैं बलात्कार की परिभाषा बता रहा था, 376 के अंदर बता रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि 18 साल से कम उम्र की कोई भी लड़की यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है, 18 साल से कम उम्र की लड़की यदि उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो हमेशा रेप ही कहलाएगा, उसको शारीरिक संबंध नहीं कहेंगे, बलात्कार ही कहलाएगा। 18 साल से कम उम्र की लड़की होनी चाहिए। 376 के अंदर मैंने आपको ये बताया था, यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की है
और उसके साथ यदि किसी भी तरह का शारीरिक संबंध बनाया गया है तो उसको हमेशा क्या कहेंगे भी, रेप कहेंगे। यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता कि उसने सहमति दी थी या नहीं दी थी, चाहे उसकी सहमति हो चाहे नहीं हो, रेप कहलाएगा। इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की मैरिड है या अनमेरिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैरिड होगी तो भी रेप कहलाएगा, अनमेरिड होगी तो भी रेप कहलाएगा। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की आपकी पत्नी है। यदि 18 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ भी यदि शारीरिक संबंध बनाया जाता है तो वो भी क्या कहलाता है भाई, रेप ही कहलाता है। कौन से डिसीजन के बाद? भारत संघ वर्सेस इंडिपेंडेंट थॉट, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था। और कब से है भाई? 11/10/2017। यहां से क्वेश्चन आ सकता है। 18 साल की उम्र आप याद रखना, तो लिख लो, यदि 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो हमेशा बलात्कार या बलात्संग, जो भी लिखना चाहो, बलात्संग ही कहलाएंगे। तो वो हमेशा क्या कहलाएंगे भाई? बलात्संग या बलात्कार ही कहलाएंगे। नोट लिखना चाहो तो नोट लिख सकते हो, चाहे लड़की की सहमति हो चाहे नहीं हो, चाहे लड़की की सहमति हो या न हो। दूसरा, चाहे लड़की विवाहित हो या न हो, चाहे लड़की विवाहित हो या अविवाहित हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, चाहे लड़की आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह से शारीरिक संबंध यदि बनाए गए हैं तो हमेशा क्या कहलाएंगे भाई? रेप की श्रेणी के अंदर आएंगे, रेप की परिभाषा के अंदर आएंगे। चाहे कोई भी सूरत हो, लड़की ने सहमति दी हो या नहीं दी हो, वह आपके साथ विवाहित हो या नहीं हो, चाहे वो आपकी पत्नी ही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेप होंगे तो मतलब रेप कहलाएगा। और तीसरा मामला जो है ये बालकों से संबंधित है, बचपन बचाओ आंदोलन। ये भी एक NGO है भाई, बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन का एक NGO है। इस NGO ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक PIL डाली थी भाई, जनहित याचिका डाली थी, जनहित याचिका, जिसको बोला जाता है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जनहित याचिका भी कह देते हैं, लोकहित याचिका भी कह देते हैं, एक ही बात है। भारत के अंदर क्या है भी, गुमशुदगी के मामले, बच्चों की चोरी होने के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे। गुमशुदगी के मामले ज़्यादा बढ़े तो इस जो आंदोलन था, इस आंदोलन ने, जो बचपन बचाओ आंदोलन है, इस NGO ने एक PIL डाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि गुमशुदगी के मामलों के अंदर कुछ किया जाना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? इस PIL के अगेंस्ट अपना डिसीजन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी केंद्र सरकार है तथा जितनी भी केंद्र सरकार तथा जितनी भी राज्य सरकारें हैं, उन सभी सरकारों को ये आदेश दिए कि यदि कोई भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लगाने के लिए, लिखवाने के लिए थाने के अंदर आता है तो उस रिपोर्ट को आप FIR मानिए। अब तक क्या होता था कि रिपोर्ट, गुमशुदगी की आपने रिपोर्ट मानी, लिखवाई आपने, तो केवल रिपोर्ट लिख के रख लेते थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी और न ही गुमशुदगी को कोई अपराध माना जाता था। ठीक है ना। अब कैसे गुमा है बच्चा वो तो पता ही नहीं है ना। हाँ, यदि बच्चा मिल गया तब तो हो जाएगा, किसी ने बच्चा चुराया था तब तो हो गया, उसका अपहरण हुआ था या नहीं हुआ था, किडनैपिंग हुई थी या नहीं हुई थी, उसका जो अभी मैंने बताया था स्त्री हुई थी या नहीं हुई थी, वो तो बच्चा मिलने के बाद पता चला। लेकिन जब आप गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाते थे तब उसको अपराध नहीं माना जाता था, उसकी कोई रिपोर्ट लिख ली जाती थी, कह दिया जाता था ठीक है बच्चा मिलेगा तो हम आपको बता देंगे। उन्होंने क्या किया नहीं पता चलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि यदि कोई भी गुम हुए बच्चे की रिपोर्ट लिखवाने यदि आपके पास आता है तो आपने ये मानना है कि शायद कोई अपराध हुआ होगा, किडनैपिंग का हुआ होगा, अबडक्शन का हुआ होगा या तस्करी का हुआ होगा, शायद कोई अपराध हुआ होगा और आपने अपराध की संभावना को मानते हुए FIR दर्ज करनी है। और यदि FIR दर्ज होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई करना उनकी मजबूरी हो जाती है।
तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अर्थात इस आदेश के बाद गुमशुदगी को भी एक संभावित अपराध मान लिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, गुमशुदगी को संभावित अपराध माना गया है कौन से डिसीजन के तहत? तो कौन से डिसीजन के तहत भाई? बचपन बचाओ आंदोलन के तहत। तो लिख लो, इस निर्णय में क्या दिया गया भाई? सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि गुमशुदगी की रिपोर्ट को संभावित अपराध मानते हुए इसकी FIR दर्ज की जाए या की जानी चाहिए। FIR फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट इसको बोला जाता है। FIR वो चीज़ है जो आप पहली बार थाने के अंदर जाके पुलिस के पास जाके उसको बताते हो कि कोई ना कोई अपराध हुआ है, उसे हम कहते हैं FIR। तो इस रिजल्ट से पहले तक गुमशुदगी को अपराध नहीं माना जाता था, लेकिन अब जो है गुमशुदा होने को क्या माना जाता है भाई? एक अपराध माना जाता है। ये हमारे पास 3 डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट के। एक पहला डिसीजन राजस्थान हाई कोर्ट का है, 2 डिसीजन कहाँ के भाई? सुप्रीम कोर्ट के। इंपॉर्टेंट डिसीजन है, यहाँ से पूछे जा सकते हैं। एक बात और है महिला तथा बाल अपराधों के बारे में, कॉमन बात है वो आपको याद रहनी चाहिए। पहला, यदि किसी महिला ने कोई अपराध किया है और महिला को यदि अरेस्ट करने की बात है, तो कोई भी पुरुष अधिकारी या पुलिस कर्मचारी है, मेल कर्मचारी है पुलिस का, वो उसको गिरफ्तार नहीं कर पाता। गिरफ्तार करने के लिए एक महिला कर्मचारी होनी चाहिए। यदि दिन में गिरफ्तार करना है तो हो सकता है पुरुष अधिकारी उसको गिरफ्तार कर ले, लेकिन शाम के 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक किसी भी सूरत के अंदर पुरुष अधिकारी के द्वारा किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि शाम के 6 बजे से, टाइम याद रखना, शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच में कभी भी यदि मतलब रात के टाइम में यदि महिला को गिरफ्तार करना है तो एक महिला पुलिस अधिकारी का होना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए कॉमन बातें थी। महिला तथा बाल अपराध का एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से डिस्कस किया है, अच्छे से डील किया है। जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है हर एक उस पॉइंट को हमने छुआ है। आज हमारा महिला तथा बाल अपराध का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन क्लासेस का फ़ायदा उठाया होगा, साथ साथ नोट्स बनाए होंगे। 1 या 2 बार आप रिवीजन करना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि उम्मीद करता हूँ हमारी पढ़ाई में से क्वेश्चन आएंगे और आपके 10 में से 10 नंबर आएंगे। आपको एग्ज़ाम के लिए पहले से बेस्ट ऑफ लक। तथा आपको बता दूँ, कल से या परसों से, हो सकता है 1 दिन का गैप हो जाए, कल से या परसों से हम जितने भी हमने अपराध किए हैं, सभी अपराध के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, एक एक क्वेश्चन को अपने करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। सबसे पहले मैं लेके आऊँगा जो पिछले साल क्वेश्चन आए थे, 6 पारी के अंदर पेपर हुआ था, तो 60 क्वेश्चन पिछले साल के जो हैं उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम एक एक एक्ट के जितने भी हमारे एक्ट हैं, एक एक एक्ट के सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो निश्चिंत रहिएगा, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन करवाऊंगा। आपने यदि एक बार ये लगाया है, मेरी क्लासेज अच्छे से लगाई है, एक बार आप इसका रिविजन कर लेना। क्वेश्चन करने से पहले आपका नंबर कटने की संभावनाएं नगण्य हो जाएगी। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आएँ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल मिलेंगे फिर क्वेश्चन बैंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।